नमस्कार साथियों, पथिक एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम अध्याय 12 की क्लास कर रहे थे और आज की क्लास की शुरुआत हम धारा 278 से करेंगे। धारा 278 में श्मशान भूमियों पर ईंधन की दुकानों के लिए अनुज्ञप्ति देने की शक्ति के बारे में प्रावधान है। इस धारा में हम पहला पॉइंट देखें तो पहले पॉइंट में बताया गया है, नगरपालिका अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को और ऐसी फीस जो नगरपालिका नियत करे का संदाय करने पर समस्त श्मशानों या उनमें से किसी में ईंधन तथा अन्य वस्तु जो सबको जलाने के लिए अपेक्षित हों के विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति दे सकेगी तथा उसका नवीकरण कर सकेगी। इस पॉइंट का हम अर्थ समझें तो इस पॉइंट का अर्थ यह हो जाएगा कि नगरपालिका क्षेत्र में जितने भी श्मशान हैं उन समस्त श्मशानों में या केवल कुछ श्मशानों में जो सबको जलाने के लिए जो अपेक्षित वस्तुएं हो सकती हैं, जैसे ईंधन इत्यादि और अन्य वस्तुएं जो सबके क्रियाक्रम के लिए आवश्यक हैं, उनकी विक्रय के लिए दुकानें खोली जा सकती हैं। और यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार के सामान की दुकान श्मशान में खोलना चाहता है तो उस व्यक्ति को सबसे पहले नगर पालिका को अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करना होगा और नगर पालिका को आवेदन के साथ साथ ऐसी फीस जो नगर पालिका के द्वारा निर्धारित की जाएगी उस फीस का पेमेंट नगर पालिका को करना होगा। और आवेदन करने के पश्चात और फीस जमा कराने के पश्चात नगर पालिका चाहे तो ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार की दुकान खोलने की परमिशन दे सकती है। तो पहले पॉइंट का अर्थ यह हो जाएगा। दूसरे पॉइंट की बात करें, नगर पालिका उचित कारण बताए जाने पर मंजूरी प्रत्याश्रित कर सकेगी। तो इस पॉइंट का अर्थ यह हो जाएगा कि यदि किसी व्यक्ति को इस प्रकार की दुकान खोलने की मंजूरी दे दी गई है और नगर पालिका को कोई उचित कारण का पता लगता है तो नगर पालिका इस प्रकार की दुकान की जो मंजूरी है उसे प्रत्याश्रित अर्थात विड्रॉ कर सकेगी। तीसरे पॉइंट की बात करें, यदि किसी श्मशान भूमि के संबंध में उपधारा 1 के तहत मंजूरी दी गई हो या नवीकरण किया गया हो तो का पॉइंट नगर पालिका विक्रय के लिए समय समय पर दरों का मापमान विहित करेगी। पॉइंट नंबर दूसरा, कोई व्यक्ति जिसे प्राधिकृत नहीं किया गया है श्मशान से 300 मीटर के भीतर ऐसे सामान का विक्रय नहीं करेगा। तो इस पॉइंट का अर्थ समझें तो इस पॉइंट में बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को इस प्रकार की दुकान खोलने के लिए मंजूरी दी गई है या पहले से उसकी दुकान थी उसको नवीकरण किया गया है तो नगर पालिका उस दुकान पर मिलने वाले सामान का मापमान विहित करेगी, अर्थात जो वस्तुएं सबको जलाने के लिए उस दुकान पर विक्रय के लिए उपस्थित हैं या विक्रय के लिए रखी गई हैं वह किस दर पर बेची जाएंगी यह निर्धारण नगर पालिका करेगी। व्यक्ति दरों से अधिक राशि वसूल नहीं कर सकता है। और दूसरा पॉइंट दिया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को मंजूरी नहीं दी गई है और वह श्मशान के 300 मीटर के अंदर यदि सामान बेचता है तो उस पर मनाही होगी, अर्थात जो व्यक्ति प्राधिकृत नहीं है, नगर पालिका के द्वारा जिस व्यक्ति को मंजूरी नहीं मिली है वह व्यक्ति श्मशान घाट जो होता है उसके 300 मीटर के दायरे में इस प्रकार की वस्तु का विक्रय नहीं कर सकता है। तो यह धारा 278 के अंदर दिया गया है। धारा 278 में अभी एक पॉइंट और बाकी है जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। धारा 278 का चौथा पॉइंट है जिसमें पहला का पॉइंट है, नगर पालिका द्वारा नियत दर से ऊंची दर पर सामान विक्रय करता है, अर्थात जिस व्यक्ति को इस प्रकार का सामान विक्रय करने की मंजूरी मिली है और वह व्यक्ति नगर पालिका के द्वारा जो सामान बेचने की दर निर्धारित की गई है उससे अधिक दर पर वस्तुओं को बेचता है तो। और दूसरा खा पॉइंट है, अनुज्ञप्ति प्रत्याश्रित हो जाने पर विक्रय जारी रखता है, अर्थात जिस व्यक्ति की दुकान की मंजूरी प्रत्याश्रित अर्थात नगर पालिका के द्वारा विड्रॉ कर ली गई है अनुज्ञप्ति तो। और तीसरा पॉइंट है, प्राधिकृत न होते हुए भी श्मशान के 300 मीटर के भीतर ऐसी वस्तुओं का विक्रय करता है तो ऐसी तीनों स्थितियों में जुर्माना 1000 से 2000 रुपये से दंडित किया जाएगा, अर्थात यदि कोई व्यक्ति इन तीनों कामों में से कोई कार्य करता है तो उस व्यक्ति पर 1000 रुपये से 2000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। एक पॉइंट आप यहाँ याद रखिए, खंड का के मामले में अनुज्ञप्ति रद्द किए जाने का भागी होगा, अर्थात जो का पॉइंट है जिसमें व्यक्ति नियत दर से ऊंची दर पर सामान बेचता है तो ऐसी स्थिति में नगर पालिका उसका जो अनुज्ञप्ति है उसको रद्द भी कर सकती है। तो यह धारा 278 के अंदर दिया गया है। अगली धारा है धारा 279 जिसमें शवों को दफनाने
या जलाने की शक्ति के बारे में प्रावधान है। इस धारा में पहला पॉइंट है, नगरपालिका अदावाकृत शवों को व्यक्ति की मृत्यु से कम 24 घंटे के पश्चात और अप्राकृतिक मृत्यु की दशा में औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद दफन या जलवा सकेगी। तो इस पॉइंट का अर्थ ये हो जाएगा कि नगरपालिका जो अदावाकृत शव होते हैं, अर्थात जिस पर कोई व्यक्ति दावा नहीं करता है, तो ऐसे शवों को नगरपालिका जलवा सकती है या दफना सकती है। और कोई शव यदि अप्राकृतिक मृत्यु हुई है, अर्थात अननेचुरल डेथ हुई है, तो उस स्थिति में पुलिस या नगरपालिका के द्वारा सभी औपचारिकताएं पहले पूरी की जाएंगी। जैसे आपको पता होगा, उदाहरण के तौर पर समझें कि यदि कोई डेथ एक्सीडेंट के कारण हुई है या अन्य किसी प्रकार की घटना के कारण हुई है, तो सबसे पहले पोस्टमार्टम इत्यादि की प्रक्रियाएं और पुलिस की जांच इत्यादि की सही प्रक्रियाएं पूर्ण होने के बाद ही उस व्यक्ति के शव को दफन या जलवाया जा सकेगा नगरपालिका के द्वारा। दूसरे पॉइंट की बात करें, जहां तक ज्ञात हो सके नगरपालिका मृतक का उसके धर्म के अनुसार अंत्येष्टि की जाए। अर्थात नगरपालिका जो शव है, जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उसका धर्म जानने का प्रयास करेगी और उसके धर्म के अनुसार ही उसकी अंत्येष्टि करेगी। तीसरा पॉइंट है, शव को दफनाने या जलाने में उपगत व्यय व्यक्ति की संपदा से शोध ऋण के रूप में वसूल किया जाएगा। अर्थात यदि किसी व्यक्ति का अदावाकृत शव प्राप्त होता है और नगरपालिका उस शव का दफनाती है, जलाती है, तो नगरपालिका का जो भी खर्चा होगा वह उस व्यक्ति की संपदा से शोध ऋण के रूप में वसूल किया जाएगा। और चौथा पॉइंट है, नगरपालिका सीमा के भीतर अकिंचन अर्थात गरीब के शवों का निःशुल्क अंत्येष्टि नगरपालिका निधि से की जाएगी। अर्थात नगरपालिका सीमा के अंदर यदि किसी गरीब का शव प्राप्त होता है जो अदावाकृत है, तो ऐसी स्थिति में नगरपालिका निधि से उसके शव का अंत्येष्टि की जाएगी। अगली धारा है धारा 280, जिसमें नगरपालिका क्षेत्र में मृत पशुओं के शव को हटाए जाने के बारे में प्रावधान दिया गया है। इस धारा में बताया गया है, पॉइंट नंबर 1 में, नगरपालिका पशुओं के शवों का निर्वर्तन अर्थात डिस्पोज उचित व सुविधाजनक स्थान पर करेगी। अर्थात नगरपालिका क्षेत्र में जो भी शव पाए जाएंगे पशुओं के, तो नगरपालिका उनको डिस्पोज किसी उचित स्थान पर करेगी, उसके लिए किसी स्थान को निर्धारित करेगी। दूसरा पॉइंट, जब कभी कोई पशु किसी व्यक्ति के प्रभार में विक्रयार्थ या धार्मिक प्रयोजन के लिए मारे जाने से भिन्न प्रकार से मारा जाता है, तो व्यक्ति 24 घंटे के भीतर या तो नियत कराए गए स्थान पर या नगरपालिका आबादी से 2 किलोमीटर दूर ले जाएगा। और दूसरा पॉइंट दिया है, मृत्यु की सूचना नगरपालिका को देगा तो तुरंत सबको हटवाया जाएगा और निर्वर्तन किया जाएगा। अब इस पॉइंट का अर्थ आप समझिए। इसमें बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति के प्रभार में कोई पशु है, अर्थात किसी व्यक्ति के ऊपर उन पशुओं का नियंत्रण है और वह पशु विक्रयार्थ अर्थात या तो विक्रय के लिए या धार्मिक प्रयोजन के लिए मारा जाता है, तो वह व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी। लेकिन इन दोनों कार्यों से भिन्न प्रकार से यदि मारा जाता है, तो उस व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर या तो जो स्थान नगरपालिका द्वारा निर्धारित किया गया है उस स्थान पर उस सबको ले जाकर उसका डिस्पोज करेगा या नगरपालिका आबादी से 2 किलोमीटर दूर ले जाकर उसका डिस्पोज करेगा। और दूसरा पॉइंट दिया गया है कि मृत्यु की सूचना, अर्थात यदि पशु विक्रयार्थ और धार्मिक प्रयोजन के अलावा अन्य किसी कारण से मर जाता है, तो उसका सूचना वह नगरपालिका को देगा और नगरपालिका तुरंत सूचना प्राप्त करके उस सब को हटवाएगी और उसका डिस्पोज करेगी। तीसरा पॉइंट दिया है, किसी के परिसर में पशु मर जाए तो उपधारा 2 के तहत कार्रवाई की जाएगी। अर्थात यदि किसी व्यक्ति के भवन में या किसी व्यक्ति के परिसर में किसी पशु की मृत्यु होती है, तो उपधारा 2 के तहत कार्रवाई होगी। अर्थात या तो व्यक्ति स्वयं उसको नियत स्थान पर जाकर डिस्पोज करे या नगरपालिका को सूचना दे। चौथा पॉइंट है, उपधारा 2 खा के तहत व्यक्ति पशु की मृत्यु की सूचना व फीस का अग्रिम संदाय करना होगा। उपधारा 2 खा की बात करें तो उसके अंदर दिया गया है, मृत्यु की सूचना नगरपालिका को देगा तो नगरपालिका तुरंत सबको हटवाएगी और उसको डिस्पोज करेगी। तो इसको आप इस प्रकार से उदाहरण समझिए कि आपके परिसर में या आपके भवन में किसी प्रकार के पशु की मृत्यु होती है और आप नगरपालिका को उसकी सूचना देते हैं, तो नगरपालिका उसको हटवाएगी और उसको डिस्पोज करेगी। लेकिन आपको नगरपालिका को सूचना देनी होगी, प्लस साथ ही साथ में आपको नगरपालिका को फीस का संदाय अग्रिम रूप से करना पड़ेगा। अर्थात
एडवांस के रूप में आपको कुछ पेमेंट नगर पालिका को करना पड़ेगा, तब नगर पालिका का कर्मचारी आएगा और उस सब को हटा के उस सब का डिस्पोज करेगा। तो पॉइंट नंबर 4 में यह दिया गया है। पॉइंट 5 की बात करें तो पॉइंट नंबर 5 में दिया है, कोई व्यक्ति जो उपधारा 2 व 3 के अनुसार कार्य के लिए बाध्य होते हुए चूक करेगा तो 1000 रुपये से 2000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। तो इस पॉइंट का अर्थ ये हो जाएगा कि उपधारा 2 और उपधारा 3 इनके अंदर जिन व्यक्तियों को कार्य सौंपा गया है कि वे सबका डिस्पोज करेंगे, हो सकता है व्यक्ति स्वयं डिस्पोज करे और नहीं डिस्पोज कर रहा है तो 24 घंटे के अंदर नगर पालिका को सूचित करे। तो जो व्यक्ति सूचना करने वाला हो और चाहे वह व्यक्ति सबको डिस्पोज करने वाला हो, चाहे वह नगर पालिका का कर्मचारी हो, वह जिस कार्य के लिए बाध्य है वह इस कार्य में चूक करता है तो उसे 1000 रुपये से 2000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो यह धारा 280 के अंदर दिया गया है। उम्मीद करता हूँ यह धारा आपको समझ में आई होगी। अगली धारा है धारा 281, जिसमें कतिपय विकारों से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्यों के लिए शास्ति, अर्थात यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार के विकार से पीड़ित है और उसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो उस व्यक्ति पर पेनल्टी लगेगी, अर्थात जो व्यक्ति बीमार है उस व्यक्ति पर पेनल्टी लगेगी, उसके बारे में इस धारा में बात की गई है। अब इस पॉइंट को या इस धारा को निम्न पॉइंटों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इस धारा में बताया गया है, कोई व्यक्ति जो किसी संक्रामक रोग से पीड़ित हो, तो पॉइंट नंबर का किसी खाद्य व पेय पदार्थ या औषधि जो मानव उपभोग के लिए विक्रय हेतु बनाता है, और पॉइंट नंबर दूसरा किसी वस्तु औषधि जो दूसरों द्वारा विक्रय के लिए प्रस्तुत की गई हो उसको जानबूझकर छूता है, और तीसरा है गंदे कपड़े धोने अथवा उन्हें ले जाने के कार्य करता है तो 2 सिद्धि पर 1000 रुपये से 2000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। अब इसके एक एक पॉइंट को हम समझने का प्रयास करेंगे। इस धारा में बताया गया है कि कोई व्यक्ति जो किसी संक्रामक रोग से पीड़ित है और वह व्यक्ति यदि किसी खाद्य या पेय पदार्थ को या किसी औषधि को जो मानव के उपयोग के लिए और मानव के उपभोग के लिए है उस वस्तु का निर्माण करता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति पर जुर्माना लगेगा। अर्थात किसी संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्ति किसी भी खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ का निर्माण नहीं करेगा, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति जो संक्रामक रोग से पीड़ित है वह खाद्य व पेय पदार्थों का निर्माण करता है और उन्हें विक्रय करता है, तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जो निर्मित वस्तुएं हैं उनसे अन्य लोगों के बीमार होने के भी चांस रहते हैं। तो इस कारण से उस व्यक्ति पर इस प्रकार के कार्य करने की मनाही है। और दूसरे पॉइंट में दिया गया है कि कोई वस्तु या औषधि जो दूसरों द्वारा विक्रय के लिए प्रस्तुत है। पहले पॉइंट में तो हमने देखा कि वह खुद बना रहा है और खुद विक्रय कर रहा है। दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि कोई और व्यक्ति बना रहा है और कोई और व्यक्ति ही उसका विक्रय कर रहा है, तो उस वस्तु को वह छूता है तो भी उस व्यक्ति पर पेनल्टी लगेगी जो संक्रामक रोग से पीड़ित है। और तीसरे पॉइंट में दिया गया है, यदि वह गंदे कपड़े धोने या गंदे कपड़ों को लाने ले जाने के कार्य करता है, अर्थात वह लॉन्ड्री के बिजनेस में है, कपड़े धोने इत्यादि के कार्य में है, तो उस कार्य के लिए भी उस व्यक्ति पर पेनल्टी लग सकती है। अर्थात संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्ति इस प्रकार के कार्य को नहीं कर सकता है। तो इन तीनों कार्यों में यदि 2 सिद्धि पाई जाती है तो 1000 रुपये से 2000 रुपये तक का जुर्माना उस संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्ति पर लग सकता है। तो यह धारा 281 के अंदर दिया गया है। उम्मीद करता हूँ यह धारा भी आपको समझ में आई होगी। अगली धारा है धारा 282, जिसमें कतिपय व्यवसायों का विनियमन के बारे में बताया गया है। इस धारा में पहला पॉइंट है, किसी व्यक्ति द्वारा कोई भवन या स्थान निम्न उपयोग में लिया जा रहा है या लिया जाना है। यानी इस धारा में सबसे पहले बात की गई है, यदि कोई व्यक्ति किसी भवन का या किसी स्थान का निम्न कार्यों के लिए उपयोग करता है या उपयोग में लेने वाला है, तो उन कार्यों को हम देख लेते हैं सबसे पहले कि किन किन कार्यों की बात यहाँ की गई है। तो जिसमें सबसे पहला पॉइंट है का पॉइंट, मांसावशिष्ट रक्त हड्डियों आंतों को उबालने या संग्रह करने। खा पॉइंट है मछलियां छांटने या संग्रह करने। अगला पॉइंट है खाल सींग चमड़ा संग्रह। गा पॉइंट है चमड़ा शोधन। अगला पॉइंट है चमड़ा सामान विनिर्माण। अगला पॉइंट रंगाई, साबुन बनाने, ऊन बाल धोने सुखाने, तेल उबालने, चर्बी गंधक पिघलाने। ये सभी उद्योगों के नाम हैं कि इन उद्योगों के लिए इस स्थान का या भवन का उपयोग किया जा रहा है। तो ईंट मिट्टी बर्तनों को पकाने, ज्वलनशील पदार्थों का संग्रहण, व्यवसाय हेतु अनाज संग्रह, खान, गाड़ी ठहरने का स्थान, तेल मिल, आटा चक्की जो विद्युत चालित है, और
अगला पॉइंट है आसमानी के रूप में, अर्थात इस पॉइंट को संशोधन 2010 के द्वारा विलोपित कर दिया गया है, अर्थात इस पॉइंट को इस धारा से हटा दिया गया है, तो आप इसको याद रखिएगा। अगला पॉइंट है अस्वस्थकर गंध धूम वाले कारखाने, संशोधन के द्वारा या शब्द को जोड़ा गया है और आगे संशोधन 2010 के द्वारा ना पॉइंट को जोड़ा गया है, जिसमें बताया गया है राज्य सरकार समय समय पर विहित करे वे क्रियाकलाप, अर्थात इन कार्यों को तो दिया ही गया है, साथ में संशोधन के द्वारा एक पॉइंट यह जोड़ा गया है कि राज्य सरकार इस कार्यों की सूची में समय समय पर अन्य क्रियाकलापों को या कार्यों को जोड़ सकती है। यदि स्थान का ऐसा उपयोग न्यूसेंस पैदा करता है या जीवन स्वास्थ्य संपत्ति के लिए हानिकारक है तो नगर पालिका नोटिस द्वारा अपेक्षा कर सकेगी। अब इस पूरे पॉइंट का अर्थ देखें तो इसमें बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी भवन का या स्थान का उपयोग इन सभी कार्यों के लिए करता है जिसके कारण न्यूसेंस पैदा होता है, अर्थात लोक बाधा उत्पन्न होती है, या किसी व्यक्ति का जीवन स्वास्थ्य या संपत्ति के लिए हानिकारक है या खतरा उत्पन्न होता है, तो ऐसी स्थिति में नगर पालिका नोटिस जारी करेगी और नोटिस जारी करके वह इस प्रकार के उद्योगों के जो स्वामी हैं या अधिभोगी हैं उनसे अपेक्षा कर सकती है। अब हम अगले पॉइंट में पढ़ेंगे कि क्या क्या अपेक्षाएं नगर पालिका के द्वारा की जाएंगी। हमने अभी पढ़ा कि पिछले स्लाइड में जो कार्य दिए गए थे उनके लिए नगर पालिका नोटिस जारी कर सकती है, और नोटिस जारी कर नगर पालिका क्या क्या अपेक्षा करेगी उनको हम देख लेते हैं। जिसमें पहला पॉइंट है ऐसे स्थान को तुरंत बंद कर दिया जाए, अर्थात जिन स्थानों पर दिए गए कार्य हो रहे हैं और वह न्यूसेंस पैदा करते हैं, जीवन के लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, तो नगर पालिका नोटिस जारी करेगी और अपेक्षा करेगी कि ऐसे स्थान को तुरंत बंद कर दिया जाए। नंबर दूसरा पॉइंट है संरचना संबंधी परिवर्तन करने के पश्चात जो नोटिस में विनिर्दिष्ट हों जिससे न्यूसेंस व खतरा कम किया जा सके, और तीसरा है उसको सीमांकित क्षेत्र से हटाए। तो इस दूसरे पॉइंट का अर्थ ये हो जाएगा कि नगर पालिका यह अपेक्षा कर सकती है कि जो भी उद्योग धंधा उस स्थान पर लगाया गया है उसकी संरचना में इस प्रकार का परिवर्तन करे जो नोटिस में दिया गया हो। उस परिवर्तन करने से जो न्यूसेंस का खतरा है वह कम हो जाएगा और जो जीवन व स्वास्थ्य को खतरा है वह कम हो सके, ऐसे परिवर्तन उसकी संरचना में किए जा सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है उसको सीमांकित क्षेत्र से हटाए। इसका अर्थ यह हो जाएगा कि नगर पालिका किसी क्षेत्र विशेष को सीमांकित कर सकती है और उनमें या उस क्षेत्र में इस प्रकार के उद्योग धंधों को उपयोग में ना लाने के लिए मना कर सकती है। अगला पॉइंट दिया गया है परंतु खंड का से लेकर खंडना तक के कार्य कुटीर उद्योग के रूप में हों तो तब तक नहीं हटाए जाएंगे जब तक नगर पालिका उपजीविका चलाने के लिए अन्य स्थान की व्यवस्था ना कर दे। तो इसका अर्थ यह हो जाएगा कि हमने जितने भी अभी कार्य देखे उसमें कार्य का से लेकर णा तक जो भी कार्य हैं यदि वह कार्य कुटीर उद्योग के रूप में किए जा रहे हैं तो नगर पालिका उन्हें जब तक नहीं हटाएगी जब तक उनके लिए अलग से स्थान की व्यवस्था ना कर दे। दूसरा पॉइंट देखें तो यहाँ बताया गया है नोटिस जारी होने के बाद भी कार्य जारी रहता है तो 2000 से 5000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है, अर्थात कोई व्यक्ति या उद्योग धंधे का स्वामी इस प्रकार का नोटिस जारी होने के बाद भी कार्य को जारी रखता है तो उस व्यक्ति पर 2000 से 5000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। तीसरा पॉइंट है दोष सिद्धि पर नगर पालिका द्वारा आवेदन करने पर मजिस्ट्रेट द्वारा स्थान का उपयोग बंद करवाया जाएगा, अर्थात यदि व्यक्ति इस प्रकार का स्थान का उपयोग करता है और दोष सिद्ध पाया जाता है तो नगर पालिका आवेदन करके मजिस्ट्रेट से यह कह सकती है कि वह स्थान को बंद कराए, और नगर पालिका मजिस्ट्रेट को जब आवेदन करेगी तो मजिस्ट्रेट उस स्थान के उपयोग को बंद करवाएगा। ये सभी पॉइंट हम पिछली कई धारा में पढ़ चुके हैं, सभी पॉइंट समान हैं इसलिए यहाँ शॉर्ट में हमने लिख लिए हैं। अगला हम चौथा पॉइंट देखें बिना अनुज्ञप्ति के शर्तों के उल्लंघन में स्थान का उपयोग हो तो 1000 रुपये से 2000 रुपये का जुर्माना, अर्थात कोई व्यक्ति ऐसे स्थान का उपयोग बिना मंजूरी लिए करता है या जो मंजूरी दी गई है उसके शर्तों का उल्लंघन करता है, या इसमें हम अन्य पॉइंटों को जोड़ें कि उसकी अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया है या प्रत्याशर्त कर दिया गया है, उसके बाद भी वह स्थान का उपयोग करता है तो 1000 रुपये से 2000 रुपये तक का जुर्माना उस व्यक्ति पर लगेगा। अगला पॉइंट देखें आदेश से व्यथित व्यक्ति 30 दिन के भीतर कलेक्टर से अपील कर सकता है। तो इस पॉइंट का अर्थ ये हो जाएगा कि इस प्रकार का कोई आदेश जब नगर पालिका जारी करती है और उससे कोई व्यक्ति व्यथित होता है तो वह कलेक्टर के समक्ष आदेश जारी होने के 30 दिन के बाद या 30 दिन के अंदर अंदर अपील कर सकता है, और जो अपील प्राधिकारी है अर्थात कलेक्टर या अन्य कोई अधिकारी
तो वह उसका निर्णय अंतिम होगा और किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं होगा। तो यह धारा 282 के अंदर दिया गया है। उम्मीद करता हूं यह धारा आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास में हम इतनी ही धाराएं करेंगे। जल्द ही हमारा यह पूरा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है और आपका राजस्थान नगर पालिका अधिनियम भी समाप्त होने वाला है। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करते रहें और आगे शेयर भी करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।